चलो तब बिना कोई देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। आज हमारा क्लास क्या चीज का है जी? इंग्लिश के। और इंग्लिश में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया इंग्लिश प्रोज के 2 चैप्टर, द पेज फॉर लिविंग, मी एंड इकोलॉजी बिट। उसके बाद कहानी पतरकी में जाओ रीडर में, तो उसमें हम लोग पढ़े एगो जनवरी नाइट्स। कविता में एगो पढ़ लिए हैं, माने हम बोल रहे हैं तो तोरा विश्वास नहीं है। गॉड मेड द कंट्री। और आज हम लोग कविता से सुन मैया 3 चीज है। हाँ, एक है तुमको इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश पनोरमा में 2 चीज है, एगो इंग्लिश प्रोज है, एगो इंग्लिश पोएट्री है। समझो हम कैसे पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश पोएट्री और एगो है इंग्लिश रीडर में, आपको खाली कहानी है, खाली उसमें स्टोरी है। इसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अलग चल रहा है, इसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अलग चल रहा है, इसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 अलग चल रहा है। प्रोज से तुम 2 चैप्टर पढ़ चुकी हो, जिसमें एक था तुमको द पेज फॉर लिविंग और दूसरा था मी एंड इकोलॉजी बिट। पोएट्री से 1 चैप्टर पढ़ चुकी है। पोएट्री में है गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। कविता नहीं पढ़ाए थे कि भगवान ने गांव बनाया है, हमने शहर बनाया है। तो पोएट्री का पहला चैप्टर था। आज हम किसको पढ़ रहे हैं? पोएट्री से दूसरा चैप्टर है। पहले देखो, इंग्लिश में पोएट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसको लिखे कौन है? तो एलेक्जेंडर पोप। तो आज को क्या पढ़ने वाली हो? आज पोएट्री से दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक। ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा कौन है जी? अलेक्जेंडर पोप। अब इधर आ जाइए, अरे सीधे ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया रे। रुक रुक रुक, गड़बड़ा गया है। कहानियां करने के लोड़े तो गड़बड़ हो गई। अरे 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। किधर गया जी? चलो छोड़ो। तो ये है हमारा ओड ऑन सॉलिट्यूड। अब शांति रहिए, ध्यान दीजिए। लिखा कौन है इस कविता को? एलेक्जेंडर पोप ने। तो सबसे पहले हम एलेक्जेंडर पोप के बारे में जानेंगे कि एलेक्जेंडर पोप कौन थे, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। तो सबसे पहले आप लोग जन्म मृत्यु याद रखिएगा। एलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ है? 1688 यानी 1688 में। और मृत्यु कब हुई है? 1744 1744 में। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। एलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था 1688 में, मृत्यु हुई थी 1744 में। और ये अपने टाइम के 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। सटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। व्यंग्यकार मतलब समझती हो? जैसे तुम लोग आलस कथा पढ़ी थी, तो आलस कथा में तुमको एक ज्ञान भी मिल रहा था कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब उस कहानी को तुम पढ़ रही थी तो कुछ उसमें हंसी भी तुमको आ रही थी कहानी को पढ़ते हुए। तो जहां पे इस तरह के काम होते हैं कि तुमको ज्ञान भी मिल जाए, बात भी कह दिया जाए, और साथ ही साथ उसमें तुमको हंसने को भी मिल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। और जो इसको लिखता है उसको हम व्यंग्यकार कहते हैं। समझ गई? He was also a critic, but he is remembered chiefly as a satirist. इनको एक आलोचक भी माना जाता है।
आलोचक मतलब समझती हो, किसी चीज की बुराई करने वाला, किसी चीज में कमियां निकालने वाला। तो ये एक व्यंग्यकार भी है, यानी जो भी अपना ये कहानी वगैरह लिखेंगे तो उसको पढ़ते हुए तुमको कुछ ज्ञान भी मिलेगा और उसमें तुमको हंसी भी आएगी। ठीक, साथ ही एक आलोचक भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा इनको किस रूप में पहचाना जाता है, किस रूप में याद किया जाता है? एक व्यंग्यकार के रूप में, एक सटायरिस्ट के रूप में इनको याद किया जाता है। समझ गई? तो अगर पूछ देवे कि अलेक्जेंडर पोप के बारे में कि कौन थे, ऐसे देखे तो क्या होंगे? वो सटायरिस्ट है, ठीक, व्यंग्यकार है। आगे देखिए, द वीन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ लॉक, द ड्यूनिशियड एंड द एपिस्टेस। उसके बाद है टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर इजी ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। देखो, अभी हम तुम लोगों को बताए कि अलेक्जेंडर पोप क्या है? व्यंग्यकार हैं। तो कहीं तो इनका कोई कहानी कविता कुछ होगा जिसमें ये व्यंग देखने को मिले। तो अगर इनके व्यंग को देखना है, यानी कि वो कहानी पढ़ते हुए तुमको हंसी आए, ऐसा इनका स्टोरी अगर पढ़ना है, तो सबसे बढ़िया है आप पढ़ लीजिए द रेप ऑफ लॉक। ठीक, इसमें पूरा कहानी है एगो बाल के ऊपर, कि एक लड़की है, महिला है, उसका बाल है चोटी, और उसका चोटी काट दिया जाता है। चोटी काटने के बाद जो उसकी कहानी शुरू होती है, भूत प्रेत डायन एंजल ये वो अलग अलग तरह की कहानी। तो जब तुम उस कहानी को पढ़ोगे तो तुमको हंसी भी आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक, तो उसमें आप देख सकते हैं, एक और है यहाँ पे द डुनसियड है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद द एपिसेट्स है, इसमें देख सकते हैं। इन सब में तुमको अलेक्जेंडर पोप का व्यंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इनका दो और फेमस किताब है, एक का नाम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एक का नाम है एसे ऑन मैन। ये सब सवाल है, पूछ सकता है तुमको कि द रेप ऑफ लॉक के लेखक कौन है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है, एसे ऑन मैन का कौन है। आई तो पूछेगा ही पूछेगा कि ओड एंड सॉलिट्यूड किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो इतना इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। फिर आगे देखो, ओड, यहाँ पे नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। आखिर ये ओड का मतलब क्या होता है, पहले उसको जानो। ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और ऑन ऑब्जेक्ट। देखो, जब कविता में किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को केंद्र बना करके उसके बारे में लिखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओड कहते हैं। इसमें और क्या होता है? द ग्रीक वर्ड ओड मीन्ट अ कोरिक सॉन्ग जनरली और कंपेन्ड बाय डांस। अब ये जो ओड होता है एक तरह के गाना होता है। ग्रीक में, अगर यूनान में इसका अर्थ निकालो तो होता है कि एक गाना होता है, और ये गाना को कैसे गाया जाता है? नाच करते हुए, कि नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, और इसमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम पकड़ के और तब उस पर गाते हैं या लिखते हैं। ठीक ना? The term is presently used to refer to a long meditative lyric poem that in a dignified manner addressed a noble subject। और जब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम इस कविता को लिखते हैं, जब उसको रचना करते हैं, तो उसमें शब्दों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा लिखा जाता है जिससे कि उस चीज की गरिमा बना रहे, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसका गरिमा। गरिमा मतलब समझती हो? गरिमा मतलब ही नहीं समझती हो? गरिमा मतलब होता है एक तरह से इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो उसका बना रहे, उसको और वो बड़ा करना चाहेगा। गरिमा मतलब समझ में आया? तुम्हारे इज्जत को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बड़ा करके उसको, और बहुत सावधानी पूर्वक से इस कविता, ऐसे कविता को लिखा जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं अभी, ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें ऐसा ही किया गया है। इसमें केंद्र में रखा गया है एक हैप्पी मैन को। पहले ही बताए हैं कि ओड एंड ओड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पकड़ के और उसी के बारे में तुमको लिखना है। तो ये जो कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसमें किसको केंद्र में रखा गया है? हैप्पी मैन, एक खुश मिजाज व्यक्ति को जो हमेशा खुश रहता है, उसके बारे में कवि यहाँ बताएगा कि असल में खुश व्यक्ति कौन है, किसके पास क्या रहेगा तो वो खुश रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे केंद्र में कौन है जी? हैप्पी मैन, और उसी के केंद्र में रख करके ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा गया है। तो अब आ जाइए आप लोग सीधे कविता पर।
कवि किसको हैप्पी मैन मानता है, किसको खुश मिजाज व्यक्ति मानता है। कविता को बढ़िया से पढ़ियो, काहे कि इसी के साथ तुम्हारा शुरू होगा क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। क्लास खत्म करेंगे तुरंत यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। देखो, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कह रहा है कि वह व्यक्ति खुश मिजाज है, खुश है, जिसके पास अपने माता पिता से कुछ जमीन मिल गया है, जिसका इच्छा जिसकी चिंता इसी में लगा हुआ है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास अपने माता पिता के द्वारा कुछ जमीन यानी कुछ संपत्ति मिल गया, वो व्यक्ति सबसे खुश मिजाज है, वो खुश है, क्योंकि सबको ये चीज नसीब नहीं होती है। पहला लाइन समझ में आया, पहला लाइन समझ में आया जी। जिस व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों से थोड़ा बहुत जमीन मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो वो व्यक्ति खुश मिजाज है। उसके बाद कंटेंट द ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, और कौन खुश है, वह व्यक्ति जो अपने ही देश की हवा में जीता है, अपने ही देश में रहता है, अपने ही गांव में रहता है, जिसको अपना घर अपना गांव छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे लाइन का हिंदी क्या है, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता से कुछ एकड़ जमीन मिल जाए, जो अपने ही देश में रहता है, वहां कहीं हवा में सांस लेता है, जो अपने ही घर में अपनी ही भूमि पे रहता है, वो व्यक्ति सबसे खुश मिजाज है, वो खुश है। ठीक, अब तुम मानो चाहे मत मानो कि हम खुश है, लेकिन वो व्यक्ति खुश है। ये पता तब चलेगा जब अपने गांव से बाहर निकलेगा। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि और कौन खुश है जी, तो करे हुज हर्ट्स विद मिल्क, कि जिसके मवेशी, जो भी गाय भैंस अगर तुम रखे हुए हो, शांति संतरा, हुज हर्ट्स विद मिल्क हुज फील्ड्स विद ब्रेड, कह रहा है कि जिसके मवेशी, जिसके गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी तुम रखे हुए हो, अगर वो दूध देती है तो तुम खुशकिस्मत आदमी हो। जिसके फील्ड्स यानी तुम्हारे पास जो खेत है, उस खेत में अगर अनाज होता है, उस खेत से अगर तुमको रोटी मिलती है, तो तुम खुशमिजाज व्यक्ति हो। तो पहला में क्या बताए कि जिसको अपने माता पिता से कुछ जमीन मिल गया, जिसके पास जमीन के साथ साथ अपने देश में रहने का नसीब है, वहीं के हवा में सांस ले रहा है, वो खुशमिजाज है। उसके बाद जिसके मवेशी गाय भैंस दूध दे रहे हैं, वो व्यक्ति खुशमिजाज है, हैप्पी मैन है। जिसके फील्ड्स खेत रोटी दे रही है, वो भी खुशकिस्मत व्यक्ति है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर, उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि जिसके भेड़ या बकरी जो होता है, उसके झुंड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसके फ्लॉक्स भेड़ कपड़े के लिए यहाँ पे उनसे कपड़ा बनता है ना जी, तो कह रहा है कि जिसके भेड़ कपड़ा दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी खुश मिजाज है। यानी यहाँ पे देखो तो कवि कर क्या रहा है, छोटे छोटे चीजों में खुशियों को ढूंढ रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं है, जो भी छोटे छोटे चीज है उसी में वो खुशी को ढूंढ रहा है कि अगर मेरा भेड़ कपड़ा दे रहा है तो हम सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति हैं, हम हैप्पी मैन है। हुज ट्रीज इन समर येल्ड हिम शेड इन विंटर फायर, जिसके पेड़, मान लो हम बगीचा लगाए हुए हैं, तो मेरा बगीचा अगर गर्मी में हमको छाया देता है और जाड़े में हमको आग देता है, तो हम खुशकिस्मत व्यक्ति हैं। तो यहाँ वाला में समझ में आ गया, जिसके गाय भैंस दूध देवे खुशकिस्मत व्यक्ति, जिसके खेत जमीन भूमि जो है वो रोटी दे देवे खुशकिस्मत व्यक्ति है, जिसके भेड़ कपड़ा दे देवे खुशकिस्मत व्यक्ति है, जिसके पेड़ गर्मी में छाया और ठंडी में आग दे देवे कि उसका लकड़ी जला करके आग ताप लिए, अपना आग की पूर्ति कर लिए, तो वो व्यक्ति खुशकिस्मत है जिसको ये सारी चीजें मिल रही है। आगे फिर ब्लेस्ड हु कैन unconcernedly find hours, day and years slide soft way in health of body, peace of mind quite by day। आगे वो कह रहे हैं कि धन्य है वो व्यक्ति बहुत ही धन्य है जो यहाँ पे बिना किसी चिंता के,
इसका मतलब होता है चिंता। तो बिना किसी चिंता के आवर्स, डे एंड ईयर्स अपना गुजार देता है। यानी कि जिस व्यक्ति का घंटा, दिन, साल बिना किसी चिंता के गुजरते जा रहा है, वो व्यक्ति सबसे खुशकिस्मत है, खुशमिजाज है, हैप्पी मैन है। इन अ हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, जिसका शरीर स्वस्थ है और जिसका दिमाग भी शांत है, वो भी खुशकिस्मत व्यक्ति है, हैप्पी है। पूरी बात समझ में आ रही है ना जी? इनमें खाली बताया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति खुश रह सकता है। तो जो चिंताओं से मुक्त है, जिसका हर घंटा, दिन, साल एकदम बिना चिंता के गुजर रहा है, वो व्यक्ति खुशकिस्मत है। जिसका शरीर स्वस्थ है, खुशकिस्मत व्यक्ति है। जिसका दिमाग शांत है और बढ़िया से दिन गुजार रहा है, वो खुशकिस्मत व्यक्ति है। फिर आगे, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी इन एस टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। आगे कहा है कि जो रात में गहरी नींद लेता हो, किसी बात की अगर चिंता नहीं रहेगा तब ना नींद आएगा जी। तो जो रात में गहरी नींद ले रहा हो, एकदम बेफिक्र होकर सो रहा हो, और जो अध्ययन भी कर रहा है और जो आराम भी कर रहा है, सब कुछ के मिश्रण है, तो वो व्यक्ति कैसा है जी? खुशकिस्मत है। ठीक, आगे वो कर रहे हैं, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डोज प्लीज विद मेडिटेशन। और आगे क्या कर रहे हैं कि साथ ही जिसके पास मनोरंजन भी है, जिसके पास मासूमियत भी है, वो सब व्यक्ति का है, खुश है। यानी इस लाइन में कहा जा रहा है कि अगर हम गहरी नींद लेते हैं, अगर हम पढ़ाई भी सही से कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, हमारे चेहरे पे मासूमियत भी है, तो हम सब मिला करके एक खुशकिस्मत व्यक्ति है, खुशमिजाज व्यक्ति है। ये वाला लाइन क्लियर? आगे कविता खत्म। 10 लेट मी अलाइव अनसीन अननोन, एमवीवीआई लाइन है, बार बार लाइन पूछता है। कह रहा है आगे कवि कि मुझे ऐसे ही जीने दो। कैसे? अनसीन, कोई मुझे ना देखे, और अननोन, अनजान, ना कोई मुझे जाने। कि हमको ऐसे अकेले में जीना है कि ना तो कोई हमें देखे और ना कोई हमें जाने। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और ऐसे ही हमको अकेले मरने दो, कि ताकि मेरे मरने पर कोई शोक ना करे। अब हमको कोई जान ही नहीं रहा है, पहचान ही नहीं रहा है, तो हम मर जाएंगे तो किसको शोक होगा? तो ये कह रहा है कि हमको ऐसे ही अनजान बन करके, अननोन बन करके जीने दो, और ऐसे ही हमको मरने दो, ताकि मेरे मरने से किसी को शोक न हो, किसी को दुख न हो। उसके बाद आगे कह रहा है, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। उसके बाद कह रहा है कि जब मेरा कब्र बनेगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और मेरा कब्र बनेगा, तो ऐसे बनाना कि वहां पे एक पत्थर भी निशान के लिए न हो कि हम कहाँ हैं, किसी को न पता हो कि मेरा कब्र कहाँ है। अगर आप लोग देखे होंगे तो कब्र जब बनता है तो ऐसे कब्र बना दिया जाता है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे लगाया जाता है, उस पे नाम वगैरह लिखा जाता है कि कौन है, कब जन्म लिया, कब मरा। तो वो कह रहा है कि पहले तो कि हमको अननोन अनसीन जीने दो, कि ना कोई मुझे जाने ना पहचाने, ऐसे हमको जीना है। मरना ऐसे है कि मेरे मरने पर किसी को कोई दुख न हो, और जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो मेरा कब्र ऐसे बनाना कि किसी को न पता हो कि हम कहाँ हैं, पहचान ही ना हो। तो अरे इसको गड्ढा किए, उसमें डाल दिए, तर कर दिए, छोड़ दिए, कोई ऐसा निशान नहीं दे कि फलाने व्यक्ति का एक कब्र है, बस नीचे उसको दबा दो, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ऐसे ही हमको रहना है। तो सोलिट्यूड का मतलब होता है असल में अकेलापन। ठीक, हिंदी में। अब अकेलापन दो प्रकार के होता है। एगो हमारे दोस्त है, वो बड़ा बढ़िया, ये दुए लाइन के लगाए हुए था डीपी में अपना, लेकिन बढ़िया लगाए हुए था। कैसे तो था वो जी, हाँ, कि एकांत में रहो, अकेलेपन में नहीं। एकांत मतलब भी अकेले होता है, अकेलेपन मतलब भी अकेले होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब हम एकांत में रहते हैं तो हम किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं, हम खुश होते हैं। और जब हम अकेलेपन में होते हैं तो वहां पे हम दुखी होते हैं, किसी साथी को ढूंढ रहे होते हैं। समझ गई? तो लगाए हुए था कि एकांत में रहो, अकेलेपन में नहीं।
तो यहाँ पे जो कवि है वो अकेले रहना चाह रहा है, लेकिन कौन होला है? एकांत होला है कि मतलब सुख होला, अकेलापन है कि दुख होला है? ये सॉलिट्यूड जो है अकेलापन, वो खुशी होला है कि ये अकेले रह करके क्या है? खुश है। और एक अकेलापन होता है कि जब हम अकेले होते तो दुखी होते कि कोई मेरे साथ है नहीं है। कवि में वैसी बात है नहीं, ये खुद कह रहा है कि हमको कैसे रहना है? अनसीन और अननोन, अकेलेपन में रहना है। इतना अकेला कि हम मर जाएं तब पर भी किसी को कोई यहाँ पे दुख न हो, और जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो कोई निशान भी न रहे कि कहाँ फलाने व्यक्ति को दफनाया गया है, कोई अता पता न रहे। ऐसे हमको जीना है। तो हैप्पी मैन की कहानी समझ में आया, ओड एंड सॉलिट्यूड समझ में आया। अब इसका ऑब्जेक्टिव किया जाए। चलिए तो आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। पीडीएफ चलो जी, तो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं एक एक करके। 40 गो है, टाइम बचेगा तो तुनी के टेस्ट भी लइए लेंगे। कविता पढ़े हो, उसी के आधार पर यहाँ पे जवाब तुम लोग देना। चलो जी, पहला देखो लाइन कह रहा है व्हाट डू द ट्रीज, गधा आवाज, शांति रहना। व्हाट डू द ट्रीज एल्ड टू अ पर्सन इन विंटर, विंटर में किसी व्यक्ति का पेड़ क्या देना चाहिए? आग, आग मतलब फायर देना चाहिए, ठीक। डॉट डॉट है अ मैन पास्ड हिज डेज स्मूथली, कौन व्यक्ति अपना जो दिन है वो एकदम सही तरीके से स्मूथली पास करता है? तो हैप्पी मैन बताए आवर्स डे एंड ईयर्स, ये तीनों हैप्पी मैन ही स्मूथली रूप से पास करता है। द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अलोन कि अननोन, अननोन न तो करिए अलोन, हाँ तो अनजान, कि वो अनसीन और अनजान बन के रहना चाहता है। A man according to Alexander Pope is said to be blessed when he has no, कह रहा है कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार वह व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति को समझो कि एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान है, जिसके पास कोई भी नहीं है। काची रिलेशनशिप की एंजाइटी की प्रॉपर्टी की फ्रेंड्स, रिलेशनशिप मतलब होता है रिश्तेदार, एंजाइटी मतलब दुख, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, फ्रेंड मतलब दोस्त। कौन खुश है? जिसके पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ही खुश है, उसको वरदान है एक तरह के। पोप इज कॉन्टेंट टू, पोप का किस बात को लेकर के संतुष्ट हैं? उनके पास खाने के लिए बढ़िया भोजन हो तब, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो तब, कि वो अपने ही देश में सांस ले वो, या बहुत दूर तक विश्व का चक्कर लगाए वो? किस चीज में? जो व्यक्ति अपने ही देश में रह करके वहां की हवाओं में सांस ले रहा है, पोप के अनुसार वो व्यक्ति संतुष्ट है, सबसे खुश है। हु कंपोज ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसको किसने लिखा है ओड ऑन सॉलिट्यूड को? तो एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। द ट्रीज वोन्ड बाय अ डॉट डॉट गिव्स हिम शेड इन समर, यहां पे कहा जा रहा है कि जिसका पेड़ गर्मी में छाया देता है, तो पूछ रहा है कि किसका पेड़? सब सवाल ये है कि किसका पेड़ गर्मी में छाया देता है, या जिसका पेड़ गर्मी में छाया देता है वो व्यक्ति क्या है? खुश मिजाज है, संतुष्ट है, और संतुष्ट के लिए क्या आता है? कंटेंट। तो कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का पेड़ गर्मी में छाया दे दे और ठंडी में आग दे दे, वो व्यक्ति हैप्पी मैन है, कंटेंट है, यानी संतुष्ट व्यक्ति है। आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्टवेयर, ये कविता की लाइन कहां से ली गई है? तो ओड ऑन सॉलिट्यूड से इसको लिया गया है। A happy man's wants are satisfied by the property inherited by him from his ... डॉट डॉट, यहाँ पे कह रहा है कि वो व्यक्ति खुश मिजाज है,
खुशकिस्मत है जिसको प्रॉपर्टी मिला है, कहां से? तो पैटर्नल एकर्स लिखा था, पैटर्नल मतलब माता पिता, और उसमें भी हम किसको महत्व देते हैं जी? पिता को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, जिसको अपने पिता से जमीन मिली है वो व्यक्ति खुश है। व्हाट डू द ट्रीज एल टू अ पर्सन इन समर? गर्मी में किसी व्यक्ति का पेड़ क्या देता है? छाया। शेड मतलब होता है छाया। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी इन एस इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? तो ये लिया गया है ओड ऑन सॉलिट्यूड से। व्हाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, कौन चीज स्लाइड कर रहा है एकदम सॉफ्टली? तो बताए थे आवर्स, डे एंड ईयर्स। तो यहां पे क्या आया है? ईयर्स आया है। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ, यहां पे किसका पिक्चर दिखाया है? हैप्पी मैन के। उसी के ऊपर पूरा ये लिखा गया है कविता। द हैप्पी मैन इज कॉन्टेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज, कि वह व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है, जिसको भोजन मिलता है कहां से? खेत से, फील्ड से। तो यहां पे सी हो जाएगा। हुज डॉट सप्लाई हिम विद अटायर, कपड़ा कौन देता है जी? तो क्या हो जाएगा? फ्लॉक्स, भेड़ की झुंड। इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन वांट्स टू डॉट डॉट अनलिमिटेड, यहां पे कह रहा है कि जो कवि है ओड ऑन सॉलिट्यूड में वो कैसे मरना चाहते, वो किस चीज पे दुनिया को दुखी नहीं करना चाहता है? तो अपने मौत पे, कि हम ऐसे मरे कि किसी को कोई शोक ना हो। तो क्या हो जाएगा? डाई। यहां पे क्या भराएगा? ए डॉट डॉट मैन, किसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं? आगे नहीं पढ़ना है तो बस बताओ किसके? हैप्पी मैन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हैप्पी मैन है जी? नहीं है। तो हैप्पी के जैसा इसमें क्या होगा? ब्लेस्ड होगा कि पुअर होगा कि विक्ड होगा कि रिच होगा? रुक जाओ, वो भी बताएंगे। अब यहाँ पे बताओ, कह रहा है कवि, पहले हिंदी पूरा समझ लो, कि अकॉर्डिंग टू पोप, एक व्यक्ति जिसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो क्या है? ब्लेस्ड है, आशीर्वाद दिया हुआ है। ऐसे जानना है तो इसका मतलब गरीब हो गया अमीर हो गया, और यहाँ पे आशीर्वाद, कि वो व्यक्ति को वरदान प्राप्त है, एक तरह से ईश्वर का उस पे कृपा है, वरदान है, जिसे न तो कोई चिंता है न तो कोई दुख है। पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट, कह रहा है पोप की जो कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसमें बताया गया है कि गांव के व्यक्ति इन चारों में से एक चीज छोड़ के सब कुछ प्राप्त करता है। वो एक चीज क्या है जो वो प्राप्त नहीं करता है? तो देखो, वो अपने गाय से, भैंस से वो दूध प्राप्त कर रहा था, अपने खेतों से रोटी प्राप्त कर रहा है, और अपने भेड़ से वस्त्र भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन पेड़ से पैसा नहीं था, पेड़ से था छाया और फायर, आग और छाया। अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और ऑन ऑब्जेक्ट इज, अगर किसी कविता में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को केंद्र में रख करके लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओड। तब तो यह नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, एक अकेलेपन को पकड़ा गया है और उसी पे पूरी कविता लिखी गई है। अलेक्जेंडर पोप वाज डाइड इन, कब मरे थे जी? तो 1744 में। अ हैप्पी मैन गेट्स डॉट डॉट फ्रॉम हिज कैटल, वो व्यक्ति खुश है जिसको अपने जानवरों से क्या मिलता है? मिल्क, दूध मिलता है। अ हैप्पी मैन इज डॉट डॉट ब्रेथ हिज नेटिव एयर, क्या होगा जी? जो वो व्यक्ति खुश मिजाज है जो अपने देश में हवा लेता है, तो जब हम अपने देश के हवा में जिएंगे तो हम क्या होंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? उसको कंटेंट कहा जाएगा, कि वो व्यक्ति कंटेंट है यानी संतुष्ट है जो अपने देश के हवा में सांस लेता है। द पोएट इज ओड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव, कैसे जीना चाहता है?
ओड ऑन सॉलिट्यूड का कवि कैसे जीना चाहता है? द अननोन और अनसीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन, कब जन्म हुआ था जी? 1688 में। द पोएट डज नॉट वांट हिज डॉट टू बी मार्क, कवि कौन से जगह पर कोई चिन्ह नहीं चाहता है? कब्र पे। कब्र के अंग्रेजी होता है ग्रेव, कि अपने ग्रेव पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं चाहता है। द हैप्पी मैन गेट्स डॉट डॉट फॉर फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर, बताइए एक खुशमिजाज व्यक्ति को ठंडे में आग के लिए अपने पेड़ से क्या चाहिए? कविता में क्या था? कविता में लिव्स कहीं हम बोले हैं? कविता में क्या बोले हैं? वुड बोले हैं। वुड मतलब लकड़ी, तो यहाँ पे कविता के अनुसार आपको हो जाएगा सी। दस लेट मी लाइव अनसीन अननोन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? ओड ऑन सॉलिट्यूड से। अ हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लीजर इन, कहा जा रहा है कि एक हैप्पी मैन है वो अपना टाइम कैसे गुजारता है? खाने में कि मनोरंजन करने में कि स्लीपिंग में कि प्रार्थना करने में? तो मनोरंजन में। आपका रिक्रिएशन ऑब्जेक्टिव एथी में है, देख लो ये वाला वही निकल रहा है जी। और पलटो इधर देखो, वहां पे रिक्रिएशन होगा, पढ़ो ऊपर से लाइन है, कहीं रिक्रिएशन है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। अ हैप्पी मैन्स डॉट डॉट एंड केयर्स आर बाउंड बाय अ फ्यू पैटर्नल एकर्स। अब बताइए यहाँ पे क्या पूछा गया है? अ हैप्पी मैन्स डॉट डॉट है एंड केयर, फिर क्या है? स्लीप, हेल्थ, वेल्थ, विश, इसमें से कौन भराएगा? जो उसको पैटर्नल एकर्स से प्राप्त होता है। कविता के लाइन देखो, पढ़ो तो ऊपर का जी, लाइन का लिखा हुआ है, ला ला कविता के लाइन है, देखो यहाँ दिया है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, यहाँ पे केयर दे दिया है, एंड है, छूट रहा है कौन? विश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश हो जाएगा। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव, यहाँ पे कह रहा है कि ओड ऑन सॉलिट्यूड में कहां पे रहने वाला व्यक्ति संतुष्ट है? तो जो अपने देश में रह रहा है, अपने देश की हवा में सांस ले रहा है, वो कहाँ है? नेटिव लैंड। तो क्या हो जाएगा? था ना जी कि जो नेटिव एयर में सांस ले रहा है वो खुशमिजाज है, ऑन ग्राउंड पे है, अपने जमीन पे है। पोप इज रिमेम्बर्ड चीफली एज अ, पोप को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? व्यंग्यकार माना जाता है। अंग्रेजी में क्या बताए थे उसका? सटायरिस्ट बताए थे, तो सी हो जाएगा। डॉट डॉट है, उसके बाद कहा जा रहा है प्लीज या प्लीजेस अ सिंपल एंड हैप्पी मैन, तो यहाँ पे मेमोरीज मतलब यादें होते हैं, रिक्रिएशन मतलब यहाँ मनोरंजन हो जाएगा, सपना हो जाएगा, उसके बाद खाना हो जाएगा। असल में यहाँ पे कविता में जो भी तुमको पढ़ना था, ये आपको नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, कौन था? रिक्रिएशन, कि जो व्यक्ति मनोरंजन कर रहा है वो क्या है? खुशमिजाज है, मनोरंजन के साथ जी रहा है। जो अध्ययन कर रहा है, जो आराम से नींद ले रहा है गहरी, वो सब का है? खुशमिजाज व्यक्ति है। आगे देखिए, द हैप्पी मैन इज डॉट डॉट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, क्या होगा? वह व्यक्ति जो अपने देश के हवा में सांस ले रहा है, वो क्या है? वो कंटेंट है, वो संतुष्ट व्यक्ति है। समझ गए? हु रोट एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये दोनों कहानी कौन लिखा है जी? तो एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये कौन लिखा? तो ये भी किसने लिखा है? एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। एलेक्जेंडर पोप सेज दैट ओनली अ डॉट डॉट मैन कैन एंजॉय पीस ऑफ माइंड, कौन सा व्यक्ति यहाँ पे शांति का क्या कहते हैं उसको? एंजॉय मतलब, हाँ ले हमरो भुलवा दे। अच्छा चलो ना, बताओ यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है जो शांति को एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है? एंजॉय मतलब होता है आनंद लेना, तो हैप्पी मैन है वही ना एंजॉय करता है उसको जी। ये कौन लिखा है? द रेप ऑफ द लॉक, एलेक्जेंडर पोप।
A dot man is very contented with the few acres of paternal land. कौन कुछ एकड़ पैतृक संपत्ति पा करके संतुष्ट रहता है, खुश रहता है. The happy man. Hours, day and years slide away dot from the happy man. कैसे जी? एक खुश मिजाज व्यक्ति का दिन, घंटा, साल कैसे गुजरता है? तो सॉफ्टली गुजरता है. Alexander Pope was one of the greatest satirists of the early. किस टाइम के थे? तो 18 सेंचुरी, 1744 में जन्म है ना. 18 सेंचुरी के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे. बस इतने था ना जी. तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव. तो कविता भी खत्म, आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म, और थोड़ी देर समय दे तो आपका इसका टेस्ट भी खत्म. तो आज इतना ही है. कल हम लोग जो इंग्लिश रीडर है पतला वाला, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एलर्जी. हाँ, तो बुक दूग है, ये वो बुक है ना, कभी निकाली है. यहाँ पे देखो तो ये प्रोज है. तो प्रोज का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 8 8 गो है. इधर पोएट्री का चैप्टर 1 2 3 है. तो इसमें दो हिस्सा न हो गया, एक कहानी वाला, एक कविता वाला, आएगो पतरी की. तो अभी हम दूसरा चैप्टर कहां से तुमको पढ़ाए हैं? इस किताब के पोएट्री का दूसरा चैप्टर. प्रोज में से 2 चैप्टर हो चुका है, यहां से 2 चैप्टर पढ़ाए हैं. और कल पढ़ाएंगे आप लोगों को इंग्लिश का, और कोशिश करेंगे कि उसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी उसी टाइम करवा दे, उसी में. समझ गए? तो आज क्लास आपको यहीं पे हम खत्म करते हैं.